न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। इस बुलेटिन में आपको बिहार की खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो रुक करते हैं बिहार की खबरों की ओर। पटना के आरजेडी ऑफिस में शहीद जगदेव बाबू को श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में कुशवाहा समाज के लोगों का जुटान हुआ। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आरजेडी ने कार्यक्रम के जरिए कुशवाहा समाज को एकजुट करने की कोशिश की। दूसरी पार्टी से सदस्यों ने आज आरजेडी की सदस्यता ली। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद ने जातीय गणना को लेकर के सरकार पर जमकर हमला बोला। और मुकुट पहनाकर माननीय तेजस्वी प्रसाद जी, विजय कुमार महतो, श्री अनु महतो पार्लियामेंट में मना कर दिया है कि वो जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, तो एक बार हम सब लोग बिहार का जितना दल है, नेता है, चलिए प्रधानमंत्री जी से मिलिए और आग्रह कीजिए कि भाई जातीय जनगणना होनी चाहिए पूरे देश में। दूसरा प्रस्ताव हम लोगों ने ये रखा था कि अगर भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी मना कर देते हैं तो बिहार सरकार अपने राज्य में अपने खर्च पर जाति आधारित गणना कराने का काम करेगी। हम लोग सब लोग हैं और हम तो हमारे चाचा को बोले कि भाई आप ही के नेतृत्व में चलेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये काम होना चाहिए। तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं, चाहे जितना हम लोगों को गाली देना हो, बदनाम करना हो, आपकी लड़ाई को तेजस्वी या लालू जी या राष्ट्रीय जनता दल लड़ने का काम करेगा। लग रहा है तो उस सहयोग की तैयारी पर आज हमारा अधिकार है और इसको कोई भी नहीं हिल सकता। आप सबको बहुत धन्यवाद। आरजेडी ऑफिस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों को सदस्यता दिलाई गई। साथ ही साथ कुशवाहा वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश की गई। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। एमएलसी संजय सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव में बाढ़ से चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर के बाढ़ के स्थानीय नेताओं के साथ बैठक में संजय सिंह ने बाढ़ सीट पर चुनाव लड़ने की बात कहकर के जेडीयू में हलचल मचा दी। बाढ़ विधानसभा सीट से लगातार 4 बार से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू विधायक हैं। उन्होंने जेडीयू और बीजेपी दोनों से चुनाव लड़कर के जीत हासिल की है। ज्ञानू लगातार कहते आ रहे हैं कि बाढ़ से टिकट मिलना इतना आसान नहीं होता। विधानसभा में अभी काफी समय है, पर बाढ़ विधानसभा को लेकर के अपनी जीती हुई सीट बीजेपी कभी नहीं छोड़ेगी। तो वहीं नीतीश कुमार के काफी नजदीकी माने जाने वाले जेडीयू के प्रदेश महासचिव रह चुके शंकर सिंह ने भी संजय सिंह के नाम पर विरोध जताया है। तो बता दें आपको, एमएलसी संजय सिंह ने बाढ़ सीट से चुनाव लड़ने की बात कह दी है और इसके बाद हलचल मची हुई है। संजय सिंह के दावे पर अब सियासत तेज हो चुकी है। बता दें 4 बार से विधायक हैं वहां पर ज्ञानू, जो कि उनका कहना है कि इस सीट से जीत मिलना इतना आसान नहीं है। बताते चलें आपको, अब जीती हुई सीट को बीजेपी कभी नहीं छोड़ेगी। तो वहीं नीतीश कुमार के काफी नजदीकी माने जाने वाले जेडीयू के प्रदेश महासचिव रह चुके शंकर सिंह ने भी संजय सिंह के नाम पर विरोध जताया है। जब मन बन जाता है ना, तो आगे क्या, युद्ध के मैदान में कभी घबराना नहीं चाहिए। युद्ध के मैदान में जब कूद गए हैं, अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे। आप लोग का आशीर्वाद रखता हमको कोई बात नहीं। हमने अभी बता देते हैं, ललन बाबू ने कहा कि हमको फंड दे दीजिए। बाबू साहब लोग हैं सब, तो चाहे वो रहने वाला किसी कोने का हो, सब चाहता है कि बाढ़ से एमएलए हो जाएगा। तो बाढ़ से दोबारा एमएलए होना कितना डिफिकल्ट है। हम तो 4 बार से एमएलए हुए हैं, तो इतना हम लोग इतना मेहनत, जितना जनता का प्रेम और जनता का प्रेम स्नेह, कार्यकर्ता का प्रेम स्नेह, तो ये तब के टिकट मिलना कहाँ से किसी का सवाल पैदा होता है, किसी को टिकट कहाँ मिलेगा। एमएलसी को, संजय सिंह को, कि यदि बाढ़ में करना चाहते हैं तो 4 गो लाल बत्ती दलवा दीजिए, एमएलसी बनवा दीजिए। आप एमएलसी किसी को बनवा दीजिए, बाढ़ से विधायक टिकट होकर मांगिए, तब न होगा। बाढ़ क्या है,
क्या किए बाढ़ के लिए, बतावेंगे न क्या कंट्रीब्यूशन रहा। बाढ़ में बड़ी मन लगता है, गंगा स्नान करना, जाकर गंगा स्नान कीजिए। तो अभी इस समय ये नहीं है, बेमौसम के बरसात ये जे बात आ रही है, ये बेवक्त की शहनाई है। यानी ये बताइए कि बाढ़ के उम्मीदवार का बैठक होगा पटना में। तो बिहार विधानसभा चुनाव होने में अभी काफी समय है, लेकिन बाढ़ सीट को लेकर के अब चर्चा तेज हो गई है, चूंकि गठबंधन के अंदर ही 2 सदस्य हैं जो कि बाढ़ सीट से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं और इसको लेकर के अब सियासत काफी तेज हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। जम्मू कश्मीर को लेकर के राहुल गांधी के बयान पर बिहार में सियासत तेज है। बीजेपी ने राहुल गांधी की ओर से बाहरी शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई, तो वहीं इंडिया अलायंस ने इस मामले पर राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया। तो राहुल गांधी के बयान पर अब सियासत तेज है। जम्मू कश्मीर को लेकर राहुल गांधी ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा, और उनके बयान के बाद बिहार में सियासत तेज है। बता दें आपको, बीजेपी ने राहुल गांधी की ओर से बाहरी शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई, तो वहीं इंडिया अलायंस ने इस मामले पर राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। राहुल गांधी के बयान के बाद अब सियासत काफी तेज हो चुकी है। राहुल गांधी अपनी अज्ञानता का आतंक फैलाकर जम्मू कश्मीर में अस्थिरता का माहौल उत्पन्न करना चाहते हैं। राहुल गांधी को यह देखकर अच्छा नहीं लग रहा कि जम्मू कश्मीर विकास की मुख्य धारा में शामिल हो चुका है, वहां अमन चैन कायम हो रहा है और लोग खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। असल में लोगों को गुमराह कर अपनी राजनीति चमकाना ही राहुल गांधी की फितरत रही है। यही फितरत जम्मू कश्मीर में दिखा रहे हैं। असल बात अनुच्छेद 370 की है। इस पर राहुल गांधी का क्या स्टैंड है, इसे स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस के सहयोगी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली कर दी जाएगी। इस पर राहुल गांधी का क्या कहना है? तो चुनाव के दरमियान ही आप जम्मू कश्मीर के सवालों को उठाते हैं, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में कुछ बोलना है, इसलिए सिर्फ बोलने के लिए चुनाव में अपनी बात को कहने के लिए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर की जनता के पास। ऐसे जम्मू कश्मीर की आज जो अवस्था है, उस अवस्था के लिए आपकी पार्टी ही जिम्मेवार है। इसलिए श्री राहुल गांधी जी को इन सारे तथ्यों पर बोलने से पहले जम्मू कश्मीर के संपूर्ण इतिहास का अवलोकन करना चाहिए। कि जनता का जनादेश अगर आया तो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा फिर से लौटाई जाएगी, क्योंकि कश्मीरियों की ही नहीं, देश में लोकतंत्र में आस्था रखने वाले सभी लोगों का ये मत है। और एक बात डंके की चोट पर हर कोई कह रहा है कि एलजी वहां जो बैठाए गए हैं वो तो लुटा रहे हैं, जम्मू कश्मीर की मेहनत की कमाई को गुलछर्रे की तरह उड़ा रहे हैं। ये बात जग जाहिर भी हो चुका है। तो राहुल गांधी ने जो कहा है वो तार्किक कहा है। राहुल गांधी ठीक ही कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल करनी है, फिर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना है। पहला नरेंद्र मोदी सरकार है जिनको संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। हमेशा केंद्र शासित प्रदेशों को मुख्य राज्य का, प्रमुख राज्य का दर्जा देने की बात कही गई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो पूर्ण राज्य के दर्जा को खंडों में बांटकर केंद्र शासित बना दिया, और इसीलिए कि उसमें लूट का छूट हो। जम्मू कश्मीर को लेकर राहुल गांधी के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 75 साल तक अलगाववादी और देश विरोधी ताकतों के आगे घुटने टेक करके सरकार चलाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इसके लिए चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। बात देता हूं कि आपने धारा 370 हटाने का काम किया, इसलिए कांग्रेसियों को अगर थोड़ा भी शर्म है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अलगाववादी ताकत अपने ही देश में सर उठाएगा, देश विरोधी ताकत अपने ही देश में सर उठाएगा। तो इसलिए जो है कांग्रेसियों को तो पता नहीं भगवान भी माफ करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे तो थोड़ा शक है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधा है। नित्यानंद राय ने कहा है कि कांग्रेस क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनावी एजेंडे से सहमत है।
उन्होंने कहा कि सत्ता के लोभियों को कश्मीर की जनता स्वीकार नहीं करेगी। देखिए, जो कांग्रेस और फारूक साहब का गठबंधन हुआ है, वह मैं तो कांग्रेस से पूछना चाहता हूं पहले कि उनके जो चुनावी एजेंडे में जो घोषणाएं हैं उससे क्या वह सहमत है? और जो लोग अब इस देश में 2 निशान और 2 प्रधान की बात करने वाले लोग, अब वैसे इस देश में नहीं चलेगा। वैसी राजनीतिक पार्टी के विचारों को यहाँ की जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती। 370 धारा कि हम आएंगे तो हटाएंगे, घोषणा कांग्रेस भी कर रही है और वो तो कर रही है। 370 धारा को कोई माई का लाल नहीं हटा सकता है। सीएम नीतीश आज आरा पहुंचे। सीएम नीतीश ने यहां पर 0 माइल में निर्माणाधीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का निरीक्षण किया। अस्पताल के निर्माण से संबंधित जानकारियां ली। सीएम ने निर्माण कार्य में तेजी लाने का भी निर्देश दिया और इसके बाद सीएम बड़हरा प्रखंड के बखोरापुर के लिए निकल गए, जहां वहां पर करोड़ों रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और आपको बता दें कि सीएम नीतीश के साथ साथ डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद हैं। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ एक बार फिर अनोखे अंदाज में दिखे। शिक्षक दिवस समारोह से लौटते ही सीधे गांधी मैदान पहुंच गए और गांधी मैदान में उन्होंने बच्चों को भूंजा खिलाया। साथ ही एसीएस ने खुद भी भूंजा का आनंद लिया और बता दें आपको, भूंजा बेचने वाले से लंबी बातचीत की। काफी देर बातचीत के बाद भी भूंजा बेचने वाले ने उन्हें नहीं पहचाना। एसीएस ने कहा कि इन लोगों को देखकर लगता है कि विकास अगर हो तो इन लोगों का होना चाहिए, क्योंकि काफी मेहनत के बाद दिन भर में 100 रुपए कमाते हैं। गांधी मैदान में शिक्षा विभाग के एसीएस से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। में शिक्षक दिवस सम्मान समारोह खत्म हुआ है और उसके बाद सीधे शिक्षा विभाग के जो एसीएस हैं, देख सकते हैं गांधी मैदान पहुंचे हैं और गांधी मैदान में चना खरीद रहे हैं। और यहां पर देखिए कि किस प्रकार से चना के दुकानदार जो हैं, जो चना विक्रेता हैं, उनके साथ बैठकर यहां जमीन पर और शिक्षा विभाग के एसीएस जो है उनसे बातचीत कर रहे हैं कि बिक्री कितनी होती है और यहां पर जो है रोज कितने बजे आते हैं। तो तमाम चीजों की जानकारी ले रहे हैं। खुद देखिए यहां पर अभी टेस्ट भी लेंगे कि जो मूंग है और जो चना है उसको मिक्सचर करा के और किस प्रकार से अभी खाएंगे। तो ये शिक्षा विभाग के एसीएस का ये अंदाज जो है, इससे पहले भी आप देखते होंगे, कभी लोकल ट्रेन में सफर करते हैं, कभी सड़कों पर जो है स्कूली बच्चों को मोटिवेट करते हैं स्कूल जाने के लिए। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर चना दुकानदार को या विक्रेता को ये जानकारी शायद नहीं है कि वो उनके सामने जो ग्राहक हैं वो कौन है, लेकिन वो प्रेम से जो है इस वक्त देखिए कि नमक मिर्च लगाकर जो ग्राहकों को परोसते हैं, इसी प्रकार से एसीएस को भी ये दे रहे हैं। और देखिए ये अंदाज है। देखिए यहाँ पर जो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं वो भी नहीं जान रहे हैं कि सामने कौन है, लेकिन पहले शिक्षा विभाग के एसीएस ने उन दोनों बच्चों को अभी पहले चना खिलाया है, उसके बाद ये खुद खा रहे हैं। ये गांधी मैदान की तस्वीर है, गेट नंबर 1 की, और एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा पा रहे हैं। और देखिए न्यूज 18 की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये तस्वीर। और जरा विक्रेता से बात करते हैं। कौन है साहब? सर हो गए हम पहचानते हैं इनको? नहीं पहचानते हैं। क्या बोले आप? चना मांगे। चना मांगे, दे दिए। और कुछ पूछे? नहीं, यही लेमू प्याज मिर्चा। जानकारी नहीं है कि ये साहब शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी? नहीं जानकारी। कैसा लगा जानकर? अब हाँ? अच्छा लगा जानकर। जो एसीएस है यहाँ पर वो खुद जो है गांधी मैदान में इसी प्रकार से आते हैं। और देखिए पैसे जो हैं वो अभी खुला पैसे जो है वो भी निकाल कर चैन जो है यहाँ पर लाए हैं और अभी विक्रेता को दे रहे हैं। तो ये अंदाज है। हम सीधे बातचीत करेंगे। सर, ये औरों से जुदा करता है आपका ये अंदाज सर, गांधी मैदान में यूं चना खाना आम लोगों की तरह? नहीं, अभी शिक्षक दिवस से मैं लौटा हूँ और कार्यक्रम से, तो वही मैं देखने आया था गांधी मैदान जी। मन हुआ कि चना खाया? हाँ, मन हुआ कि चना खाया जाए। स्प्राउट्स है, देखिए मूंग है। लेकिन आमतौर पर जो अधिकारी होते हैं वो तो गाड़ी में बैठे रहते हैं, चालक और बॉडीगार्ड जो है उनके लिए खरीदारी करते हैं, लेकिन आपको हमेशा देखते हैं। मैं इससे बात कर रहा था कि कितना दिन में बना लेता है और कितना कमाई होता है। और साथ ही साथ वो नारियल वाला कहाँ चला गया? नारियल वाला भी था जी, वो पता नहीं पता चला गया जी। तो इसके इकोनॉमिक्स के बारे में और इसके बारे में बात कर रहा था।
और नींबू के दाम भी बढ़ गए हैं बहुत, टमाटर के भी दाम बढ़ गए हैं। अच्छा, तो बेचारा कठिनाई में है, वही मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आम लोगों से जोड़ने का एक अलग आपका अंदाज है, खासकर जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी खुश रहे। इनकी इकोनॉमिक्स है और इनका रहन सहन समझना बहुत जरूरी है। अगर आप विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका विकास होना चाहिए जी। और मतलब ये सबसे पायदान में सबसे गरीब आदमी है, मेरे ख्याल से शायद 100-200 रुपए का सामान होगा इसके पास, और इसी से उसकी जिंदगी चलती है। यही पूंजी है जीवन, यही उसकी जिंदगी पूंजी है। इसलिए जब तक इसके स्तर पर आप सोचेंगे नहीं तो आप तो विकास नहीं कर पाएंगे ना। आप तो अगर ऊपर ऊपर बात करेंगे या बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो इसके बारे में ज्यादा सोचना जरूरी है। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि एसीएस की सोच क्या है। इन्होंने साफ कहा कि अगर विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले ऐसे तबके के लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो एक तरह से जीवन यापन करने के लिए छोटी सी पूंजी लगाते हैं और इसी पूंजी से दिन भर ग्राहकों को उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। भले इन्हें पता नहीं है ऐसे विक्रेता को कि इनके सामने ग्राहक कौन है, लेकिन जैसे ही जानकारी मिली है कि शिक्षा विभाग के एसीएस उनसे खरीदारी किए हैं तो वो भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार पुलिस ने महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर सुविधा की आज से विधिवत शुरुआत की है। डीजीपी आलोक राज ने इस सुविधा की शुरुआत अपने हाथों से किया। डीजीपी ने बताया कि सुविधा की शुरुआत पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, बेगूसराय और नालंदा में हो गई है। 15 सितंबर से पूरे बिहार में ये सुविधा महिलाओं को मिलनी शुरू हो जाएगी। के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए जब कभी भी वो सफर पर निकलती हैं तो किसी प्रकार का खतरा, किसी प्रकार की कोई अगर समस्या हो तो 112 पर वो कंप्लेन करेंगी। आप देख रहे हैं हमारे कंट्रोल रूम में लगातार फोन आ रहा है, तो ये फोन आने पर 112 हमारे जो कंट्रोल रूम है, कमांड सेंटर है, वो नियरेस्ट मोबाइल को डायरेक्ट करेगा, नियरेस्ट जो 112 की व्हीकल है उसको डायरेक्ट करेगा कार्रवाई के लिए। और हर 15 मिनट पर संबंधित महिला से संबंधित, बेटी से संबंधित जो लड़की कंप्लेन कर रही है उससे वो फीडबैक प्राप्त करेंगे कि भाई क्या हो रहा है। वो खुद भी कॉल कर सकती है, ये लोग भी पूछेंगे कि अब आप सफल सुरक्षित हैं, अब आप घर पहुंच गई हैं, अपने गंतव्य पर पहुंच गई हैं। तो ये कांस्टेंट मॉनिटरिंग चलता रहेगा। हम लोग बिल्कुल तत्पर हैं और हमारा मैन पावर की हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं कि सुरक्षित सफर यात्रा हम महिलाओं को कैसे दे सकते हैं और निकट भविष्य में हम इससे बेहतर परफॉर्म करके बेहतर सुविधा देंगे महिलाओं के लिए। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट